हेलो, कैसे हैं? व्यास के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को जो संस्कृत की श्रृंखला चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। आज स्वर के बाद व्यंजन की प्रकरण को स्टार्ट किया जाता है। तो आप लोगों को पूरी तरह से इस क्लास को कंटिन्यू लेना, नियमित तौर पर लेना है। देखिए, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो। क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक गाइड पढ़िएगा। जब भी क्वेश्चन लेंदी होता है तो उसको थोड़ा सहल के पढ़ना पड़ता है। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो, उन्हें क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो इसका जो आप लोग आंसर करेंगे उसे क्या कहते हैं? देखिए, आपको जब क्वेश्चन स्वर के की सहायता के बिना, अर्थात स्वर की सहायता के बिना हो सके, उन्हें कहते हैं व्यंजन, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, पूछने का लहजा अच्छा था, तरीका अच्छा था, सलीका अच्छा था। तो इसलिए क्या कहते हैं, हरस स्वर कहते हैं जिनको बोलने के लिए एक मात्रा का स्वर लगे, जैसे अ, ई, उ, री। और संस्कृत में हरस स्वर होते हैं 5, ठीक है। प्लुत स्वर जिनको बोलने के लिए 3 मात्रा का स्वर लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं ओम। और कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि प्लुत स्वरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें किया गया? तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत सर्वाधिक प्रयोग जो किया गया वह वैदिक संस्कृत के अंतर्गत प्लुत स्वरों का प्रयोग किया गया। दीर्घ स्वर जो होते हैं, आपने जो ये पढ़ा है तो इसी का आप कर देंगे बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। तो आपको इसने पूरी तरह से मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्या कहलाते हैं। ऑप्शन को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, संस्कृत व्याकरणिक में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पुनः ध्यानपूर्वक, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शब्द व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आपको उपा मानिया के साथ, जिह्वा मूलक के साथ, हलंत के साथ, स्वर के साथ, स्वर मतलब स्वतंत्र रूप से उनको देखिए शुद्ध व्यंजन, आपको यहाँ से ध्यान देना क्वेश्चन को। व्यंजन वर्ण होते हैं, उन्हें किसके साथ लिखा जाता है, अर्थात उनको जो लिखने की प्रक्रिया होती है गाइड, हलंत के साथ लिखते हैं। जैसे आपने लिखा क, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो का प्लस आ में तोड़कर लिख सकते हैं ना। तो इसी के लिए इसके हलंत के साथ लिखा जाता है, ठीक है। अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण कौन से कहलाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अर्धमात्रिक जो आधे मात्रा का प्रयोग कहते हैं। अब आपको देखना कैसे आप पहचानेंगे। जैसे आपने लिखा माँ, अगर आप माँ को तोड़ेंगे तो माँ प्लस आ, तो अर्धमात्रिक वर्ण कहलाएगा नहीं। पहला वाला आधा, दूसरा वाला पूरा, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक वर्ण। तो व्यंजन को कहते हैं, विसर्ग जो होता है उसे कहते हैं अन और अ, ठीक है। और व्यंजन आप जानते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर इसमें हलंत अलग कर दिया जाए तो अगर इसमें स्वरहीन करना है तो व्यंजन को हलंत का प्रयोग करते हैं। अयोगवाह कहते हैं अन और आह को। और स्वर आप जानते ही क्या होता है, ठीक है। तो हिंदी के अंतर्गत संस्कृत के अंतर्गत स्वरों की संख्या 9 होती है, ठीक है। तो ये सब आपको बताने की जरूरत है, आप लोग पूरी तरह से आत्मसात करने की आवश्यकता है। ऋमात्रिक प्लुतो यज्ञ चर्मधारिक्रम रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि इसके अंतर्गत कौन सा भरा जाएगा। तो आपको यहाँ से एक उपयुक्त चीज को भरना है। तो आपको प्लुत को, आपको देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो प्लुत जानते हैं, प्लुत किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन के अंतर्गत आता है। बस आपको यही चीज जाननी है कि बस आपको आंसर देना है, ठीक है। तो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सभी व्यंजन वर्ण को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए, व्यंजन आपको मैंने बताया था स्वर का दूसरा नाम अच भी होता है, ठीक है। स्वर को दूसरा नाम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। और जो स्वर का जो दूसरा नाम होता है, स्वर का जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं अच। और जो व्यंजन का दूसरा नाम गाइज होता है उसे कहते हैं हल। तो आपको एक एक चीजों को बारीकी से ध्यान रखना है। तो उसे क्या कहेंगे? हल कहा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्यंजन व्यंजनों का अपर नाम क्या है, अर्थात दूसरा नाम। अपर का मतलब होता है दूसरा, ठीक। जैसे अपर, ठीक है। तो आपको बताना है व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन का लहजा थोड़ा सा बदल गया, तो आपको जो आंसर देने का तरीका थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देना होगा। जो अपर नाम, अपर का मतलब होता है दूसरा नाम, आपको मैंने फिर वही बताया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब भी पूछा जाएगा स्वर का अन्य नाम होगा अच, ठीक है। व्यंजन का अन्य नाम जो होगा उसे कहते हैं हल, ठीक है। अगर कभी भी पूछा जा सकता अच संधि किसे कहते हैं, तो अच संधि स्वर संधि को कहा जाता है। हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा उसे कहते हैं हल, ठीक है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है, आपको बताना है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको ये आत्मसात करने की आवश्यकता है। जो कुल व्यंजन वर्ण होते हैं वो होते हैं 33, ठीक है। कोई अगर किस, ठीक। कितने माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों को गिना जाता है? अगर आप माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे तो माहेश्वर सूत्र का जो निर्माण हुआ था, भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया था उससे हमारी माहेश्वर सूत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत अगर आप व्यंजन देखेंगे गाइज,
तो इसके अंतर्गत कुल 10 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या हिंदी वर्णमाला के पितामह कौन माने जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला का पितामह आदि कवि भगवान शंकर को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने डमरू से जो माहेश्वर सूत्र का निर्माण किया था, उसी से हमारी हिंदी वर्णमाला का निर्माण हुआ। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कितने माहेश्वर सूत्र को व्यंजन वर्ण होते हैं, वो होते हैं गाइस 10। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को लिखना। हैवरट से हल तक के संधि सूत्रों में गिने जाते हैं। ठीक है, हैवरट जो होता है इसके अंतर्गत जब आप 14 माहेश्वर सूत्र को देखेंगे तो इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंतर्गत देखेंगे स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, अयोगवाह भी आते हैं, तो इसके अंतर्गत सबका प्रयोग किया जाएगा गाइस। ठीक है, तो जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, ये 39 का हो जाएगा डी। व्यंजन वर्णों का समुदाय प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन वर्णों का समुदाय, अर्थात जो आप व्यंजन को विभाजित करते हैं, ठीक है, आप कितने प्रकार से करते हैं संस्कृत के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। तो जो लोग देखो व्यंजन का जो विभाजन किया गया गाइस वो 3 प्रकार से किया गया है। इसके बाद देखेंगे व्यंजनों का भेद नहीं है। ठीक है, व्यंजन का कौन सा भेद नहीं है। तो आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25 का से लेकर म तक, इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ होते हैं 4 य र ल और व। उस व्यंजन होते हैं श श श और ह। एक बात और याद रखिए, कभी भी कोई वर्ड अगर आपके सीक्वेंस में आएगा तो एकदम सेम इसी तरह आएगा। जैसे आपको लिखना है शीर्षासन, वर्तनी में कभी आपको आ जाए तो इसी तरह याद रखना है कि तीनों श का प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। तो जो 41 का आंसर गाइस हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 42 नंबर आंसर देखिए, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म के अतिरिक्त व्यंजन का भेद माना जाता है। अर्थात व्यंजन को जो विभाजित किया गया वो 4 भागों में विभाजित किया। एक तो स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक ऊष्म व्यंजन होता है। इसके बाद कौन सा चौथा व्यंजन होता है। देखिए ह्रस्व व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, ये ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, तो ह्रस्व स्वर जो होगा अ ई उ री, ये सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, ठीक है, इसे सममात्री स्वर भी कहते हैं या दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो ये जो होगा गाइस 42 का जो हो जाएगा सी, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों से कंठ ताल मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि आपने व्यंजन वर्णमाला को कुल 4 भागों में बांटा, कंठ ताल मूर्धा। ठीक है, आप इसके अंतर्गत बांटेंगे तो ये सब अगर मान लीजिए आपने कंठ से बोला तो क ख ग घ बोला, फिर उसके बाद ताल से बोला च छ ज झ बोला, तो इसके बाद आपके मुंह से कहीं न कहीं ध्वनियां क्या हो रही हैं, संपर्क हो रही है, स्पर्श हो रही है। तो इसके अंतर्गत जो गाइस होगा स्पर्शी व्यंजन कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 44, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी, मैंने बताया क से लेकर म तक आत्मसात करते हैं तो इसकी अंतर्गत एक के अंतर्गत 5 होते हैं, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या होते हैं 25 व्यंजन आ जाएंगे। तो 44 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, कदायो महावासना, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि इसके अंतर्गत शुद्ध किसको भरा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको भरना, अभी मैंने आपको बताया कि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श के अंतर्गत है, स्पर्श के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो 45 का गाइस हो जाएगा वो होगा डी। पूरी तरह से आप लोगों को एक एक चीजें याद रखनी है। का से लेकर म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया है कि का से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, आपको बताना है स्पर्श वर्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे कहीं न कहीं से ये मुख से हमारे कहीं न कहीं से टकरा कर जाते हैं, इसीलिए गाइस इन्हें कहते हैं स्पर्श वर्ड। ठीक है, स्पर्श वर्ड इन्हें कहा जाता है, क्योंकि स्पर्शी भी कह सकते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन कभी भी पूछ लिया जाए कितने होते हैं तो इनकी जो संख्या होती है 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देते हैं नेक्स्ट, जो वर्ड कंठ ताल मूर्धा दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो कहां से, पहले हमारे यहाँ कंठ से, और इसी सीक्वेंस से हमारे गले से आवाज भी आती है, सबसे पहले कंठ से, फिर ताल से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर कोष्ठ से। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे गाइस, ये स्पर्श वर्ड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अंतस्थ जो बताया जाएगा, क्यों, आपको जब देखते हैं अंतस्थ तो या रा ला और व। ठीक है, तो आप जब प्रत्याहार को छाटेंगे तो उस प्रत्याहार के अंतर्गत सा से लेकर स्टार्टिंग जो होगा सा के और अंतिम ला वर्ण तक लेते हैं, तो ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ये सल वर्ड के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। आपको मैंने अभी बताया था अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, अंतस्थ होते हैं या र
ल और व, ठीक है, ये होते हैं 4 अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ अभी भी आपको बताया कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑप्शन जो बी दिया है या ल व, ये होते अंतस्थ के अंतर्गत किसी को, ठीक है। उसके बाद आपको अंतस्थ के बाद आपको देखना है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है या ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। देखिए दो चीजों को आप याद रखिएगा, ऊष्म वर्ण अगर पूछ लिया जाए तो ऊष्म आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था श श और हा जो आते हैं ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, तो 1 2 3 4 ये कितने हो जाएंगे, 4 ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने बताया था कि ऊष्म के अंतर्गत स प्रत्याहार से लेकर ल प्रत्याहार तक के वर्णों को लिया जाएगा, तो ये जो आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, शल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे ठीक है, आपने किसी व्यंजन का मेल कराया, उसके बाद जो मेल होगा, जो बनेगा, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जब दो चीजों को आप मिलाते हैं, तो दो व्यंजन वर्णों को आप बनाते हैं या बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक बारीकी से पढ़ने का प्रयास करिएगा। आगे देखिए, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको मैं बताया हूं कि संयुक्त या मिश्रित व्यंजन जब भी पूछेगा, उसके कुल व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो इसके अंतर्गत जब आप तोड़ेंगे तो ये चारों के अंतर्गत आप देखेंगे इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन जो प आएगा ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ये संयुक्त के नहीं। संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों से मिलकर बना हुआ। आप जैसे कहेंगे सर प भी तो दो से मिला, क्योंकि स्वर और व्यंजन है, लेकिन ये सही है आपकी बात, लेकिन इसमें स्वर और व्यंजन से मिले होंगे, वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन। क्योंकि व्यंजन जो हमेशा होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपको पता है संयुक्त वर्ण नहीं है, अर्थात जो दो चीजों से मिलकर नहीं बना। जब आप इसको तोड़ेंगे छाको तो क ये भी है और स भी है, तो ये दोनों व्यंजन है गाइस, ठीक है। अब आप इसको हलंत लगाकर अलग करेंगे यहाँ से, तो संस्कृत के अंतर्गत आएगा, तो इसमें से जो प वर्ड आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप जब इसको तोड़ेंगे छा को, तो क पहले पर विसर्ग, फिर दूसरे पर विसर्ग, बाद में आ आता है, ठीक है। जब आप इसके अंतर्गत तोड़ेंगे छ को, तो क प्लस सा प्लस आ, ठीक है। इसमें विसर्ग नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें विसर्ग नहीं होगा, इस चीज को बार बार ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जब आप पा को तोड़ेंगे तो पा जो टूटेगा, पा अगर आप तोड़ेंगे पा प्लस आ, तो ये जो है अनुपयुक्त तोड़ा गया है। तो जो लोग दे रहे हैं 56 का डी, वो सही है, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। वर्ग अक्षर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वर्ग और अक्षर जो होता है, आप सभी लोगों को एक वर्ग के अंतर्गत 5 और 5 के अंतर्गत 25, ये वर्ग अक्षर हो गया। वर्गीय व्यंजन, वर्ग आप देखेंगे तो वर्गीय होता है, क्योंकि 5 गुणे 5 के अंतर्गत आते हैं, टोटल 25 वर्ड आते हैं, तो इसको वर्गीय व्यंजन बोलेंगे। इसके बाद स्पर्शी व्यंजन हमारे कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसका मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सभी सही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना अयोगवाह कितने होते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत आप देखेंगे, जब अयोगवाह देखेंगे आप इसके अंतर्गत, तो आप अयोगवाह को देखेंगे कितने होते हैं। आपको अयोगवाह बताना है कि इसके अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे, ठीक है। अयोगवाह आपको देखना है, ठीक। तो अयोगवाह जो होंगे इसके अंतर्गत कुल 4 वर्ड आते हैं अयोगवाह में, ठीक है। 4 वर्ड अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जिह्वा मूलक वर्ड कितने होते हैं, आपको बताना है कि जिह्वा के आधार पर या जिह्वा मूलक वर्ड कितने होते हैं, अर्थात जिह्वा से जो उत्पादित किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं जिह्वा मूलक। तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो जो जिह्वा मूलक गाइज होते हैं वो होते हैं 1, तो ठीक है। इसको आप लोग, इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जब भी आप प्रत्याहार गिनेंगे, तो जब प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार गिनेंगे, तो उसके बाद आ से लेकर जब ल तक आ पाएंगे, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे स्वर का भी मेल होगा, व्यंजन का भी मेल होगा, तो उसे बोलेंगे अल प्रत्याहार, ठीक है। अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ की रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, अंतस्थ को क्या कहेंगे, ठीक। अंतस्था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो अंतस्थ के अंतर्गत जो गाय आएगा उसे कहते हैं यड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए 62 नंबर, चू अर्थात चा वर्ग, ठीक है। कभी कभी आपको गूगली करने के लिए इस तरह के वर्ड दे देगा, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर करेंगे। अर्थात चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। तो आपको सभी को पता होगा क्वेश्चन चा वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चा, छा, जा और झा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत चा वर्ड आते हैं, ठीक है। जो लोग, उसके बाद आप देखेंगे
वर्गीय व्यंजन नहीं है, अर्थात वर्ग का व्यंजन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजन की टोटल वर्ग होते हैं 5, वर्णों की संख्या होती है 25 का से लेकर म तक के वर्ग जो होते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा वर्गीय व्यंजन कौन-कौन से हैं, तो एक चीज याद रखिए, कचोटता प्यार, कचोटता प्यार। तो इसमें आप देखेंगे तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और कचोटता, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आप एक वर्ड याद रखेंगे, अगर आपको वर्ग नहीं याद आ रहा है तो आप याद रखिए कचोटता प्यार, ठीक है। प्यार हमेशा क्या करता है, कचोटने का ही काम करता है। तो आपको कचोटता प्यार याद रखना है, इससे पांचों वर्ग आपको क्लियर रहेंगे। तो जो गाइज होगा वो होगा डी वाला, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला के अर्थात महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने वाले के कारण कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिनको आप न स्वर के अनुस्वार और विसर्ग आदि वर्ण अर्थात महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने वाले को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अयोगवाह, जिनको अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, क्योंकि इसको अयोगवाह को क्या कहते हैं? अन कहते हैं और आ कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार बोला जाता है, इसे बोला जाता है विसर्ग। तो ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। जो लोग 64 का दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताना है निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग का वर्ण नहीं है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युक्त है, ठीक, माफ करिएगा पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है? आपको अभी मैंने बताया था कि अनुस्वार और विसर्ग युक्त जो वर्ण होंगे उन्हें कहेंगे अन, और अह को अनुस्वार युक्त कहा जाएगा, ठीक है। ये रही आपको आगे का क्वेश्चन, 64 क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपको श्रृंखला दी जा रही है। आपको नियमित तौर पर क्लास को लेना है, अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिए, ठीक है, धन्यवाद।